वर्ग 3 वाले हैं ना सभी, तो पर्यावरण पढ़ना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो जो पर्यावरण आप पीएससी वगैरह में, व्यापम वगैरह में पढ़ते हैं, वो पर्यावरण वर्ग 3 में नहीं है ना। यहाँ जो हमें पर्यावरण पढ़ना है वह बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है कि बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं, बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ क्या होती है। हमें जब कोई पर्यावरण की क्लास लेने आता है तो हमारे दिमाग में सामान्यतः ये बना होता है कि ये बताएगा कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर का घेरा, और इसमें कौन कौन सी वायु पाई जाती है। ऐसे ना, ऐसे ही सोचते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है वह इसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन प्योर ये नहीं है। हम सबसे पहले बच्चे के बारे, एक छोटे से बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो, 1 से लेके 5 तक के बच्चे, इससे ऊपर के बच्चे मिलेंगे नहीं, वर्ग 3 के है ना, तो नहीं मिलेंगे। तो आप उनसे पूछोगे बताओ बेटा जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, वो कहेंगे तो हमारे बाप को भी नहीं पता, तुम हमसे पूछ रहे हो। भाई गांव के बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, उनको कोई नहीं पता जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। उनको पढ़ाना होता है क्या बेटा, सजीव कौन होते हैं, निर्जीव कौन होते हैं, किसमें जान होती है, किसमें जान नहीं होती। इसी कॉन्सेप्ट से ना उनका डेवलप होगा कि डायरेक्ट आके और अपना ज्ञान उनको पेल देंगे तो वो हो गया उनका तो कर्ता क्रिया कर। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां बात करते हैं कि पर्यावरण ठीक है, पर्यावरण पढ़ेंगे, लेकिन बालकों के अकॉर्डिंग पर्यावरण पढ़ेंगे कि बालक क्या जानते हैं। अभी आपका पहला चैप्टर है पर्यावरण की समझ, सिलेबस है आप पे? नहीं हो तो बता दो, मंगा देंगे। अरे आप लोग बोलते भी नहीं हो, नहीं है। हाँ तो पहले काहे नहीं बोलते हो? कितना दिन हो गए आपको, पहला दिन है शायद। अरे ये लोग थोड़ी दूर हैं, अदरवाइज पहुंच भी जाती, खुला होता तो। ठीक है ना। 3 प्रकार की बुद्धि, जिसमें मूर्त अमूर्त और सामाजिक की बात करते हैं। तो मूर्त अमूर्त और सामाजिक एक शिक्षक में सब होता है। हालांकि कहते हैं सामाजिक बुद्धि होती है, लेकिन सामाजिक नहीं, उसे कौन तात्कालिक परिस्थिति में कौन सा कहाँ उदाहरण कैसा पेश करना है तुरंत देना है। पुराना तो गया, चलो आप किताब से पढ़ के आ गए बता दिया, और बच्चे ने कहा सर ये समझ में नहीं आया, तब तुरंत बनाना पड़ता है ना। उसके घर परिवार समाज या उसके आजू बाजू में जिसको वो कांटेक्ट कर सके, पढ़ सके, पकड़ सके, ऐसा ना उसको चाहिए होता है। बात समझ में आई ना। तो टीचर में सब बुद्धि होती है, तो वैसे बनना भी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अब शांत नहीं मिलना चाहिए क्लास हमें, हमारी क्लास जरूर, बाकी किसी का हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। उत्तर मिलना चाहिए, बोलो, बोलना सीखो, नहीं बोल पाते हो तो। चलो ठीक, हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो अभी जब तक सिलेबस आता है तब तक हम थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। पहला, पर्यावरण में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, ठीक। तो पर्यावरण क्या है, अगर छोटे से बच्चे से आप पूछते हैं या आपको उसको बताना है, तो आप उसे कक्षा 1 में परि प्लस आवरण बताएंगे तो नहीं समझ पाएगा। ये तो हम जब जानते हैं जब हम परि, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परि माने क्या होता है। अब उसे तो परि का मतलब कुछ और ही पता होता है, समझ गए ना, क्योंकि परियों की कहानी सुन रहा होता है। तो परी का मतलब यहां पर उसे बताएंगे कोई मतलब नहीं। पर्यावरण क्या है, तो हम बच्चे से कहेंगे जो हम अपने आसपास में जो देख रहे हैं ना, आप अपने घर के चारों तरफ देख रहे हैं, जहां रह रहे हो, अपने विद्यालय के चारों तरफ, खेत खलियान के चारों तरफ, जो कुछ आपको पेड़ पौधे वनस्पति, या फिर आप कहें पर्वत पठार नदियां तालाब झीलें, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी, वह सब हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा होता है। मतलब ये हो गया कि हम जहां रह रहे होते हैं, हमारा जीवन जिन पर आधारित हो रहा होता है, वह सब क्या है, हमारा पर्यावरण होता है।
हमें भोजन कहां से प्राप्त होता है, हमें पानी कहां से प्राप्त होता है, हम सांस लेते हैं तो वायु कहां से प्राप्त होती है, जहां से प्राप्त होती है वही हमारा पर्यावरण। ठीक है ना। अगर हमारा सामाजिक संस्कृति वगैरह जो है डिपेंड है किसी पे, तो वह किस पे डिपेंड है, पर्यावरण पर। आप चावल खाते हैं किस पर निर्भर, किसने तय किया कि आप चावल खाओगे, आपके पर्यावरण ने। आप यहां पे कौन सा त्योहार तो होता है अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ का एक त्योहार निकला है, बताओ तो, छेरछेरा, ठीक है ना। इसके अलावा हरेली, राउत नाचा, ऐसे यहां पे मनाए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ चीजों को जाना हूं, सब नहीं पता है। तो ये जो चीजें यहां पे मनाई जाती हैं, ये आप एमपी में चले जाओ, यूपी चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, केरल चले जाओ, क्या मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये कौन तय कर रहा है, आपका पर्यावरण। राउत नाचा हो रहा है, यूपी में जाके कहना राउत नाचा कब होगा, वो कहेंगे भैया यहां कभी नहीं होगा। बात सही है ना। क्यों, राउत नाचा तो तब करते हैं शायद, जो मैंने पता किया कि धान पक जाती है, फिर उसको काटते हैं तो घर ले आते हैं, तब वह खुशी में बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं या जो काम करने वाले हैं वो जाते हैं और धान मांगते हैं, शायद ऐसा कुछ है। अब वो छेरछेरा है, ओके, तो ऐसा कुछ है ना। लेकिन जहां धान ही नहीं होती है वो कहाँ मांगेंगे, बात समझ रहे हो ना। अब आपके यहाँ धान ही उगता है, इसलिए आप क्या चावल पे डिपेंड है और चावल खाते हैं। अगर आपको रोटी दे दी जाए तो आप क्या कहते हैं, भाई अगर थोड़ा सा चावल मिल जाए तो ठीक है। भाई 10 रोटी खाने के बाद भी आप कहेंगे थोड़ा चावल तो चाहिए, अदरवाइज लगेगा हमने कुछ खाया नहीं। बात समझ रहे हैं ना। और हम डिपेंड है रोटियों पे। यहां शुरू में आए तो हम कहते थे भाई चावल नहीं रोटी दे दो, चावल के बदले ऐसे देखता था जाने का मांग लिया है। बात समझ गए ना। क्योंकि हम रोटियों पर निर्भर थे। गेहूं हमारे यहाँ ज्यादा होता है, हम गेहूं खाते हैं, हम चावल कम खाते हैं। हालांकि आपके यहाँ का चावल बहुत मस्त है, जब खाए तो अच्छा लगा, लेकिन डायबिटीज हो गई तो छोड़ दी, ज्यादा ही खा दिए कुछ। बॉडी सबकी सूट नहीं करती है हर जगह की। आप यहाँ के हो, आपका बॉडी वैसे ही अब निर्भर हो गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों के लिए बन गया है, मस्त हो गया है। आपके यहाँ पे एक चीज बनती है, रात में चावल बच जाता है ना, बासी, उसमें पानी डाल के रख दिए। अब 2017 की बात है, एक साल हो गया था, हाँ 16-17 की बात है। एक चंद्रा सर थे हमारे साथ, बोले रात में बच गया चावल, अब वो दोनों रहते थे, हम उसने पानी डाल के उसमें रख दिया। सवेरे बोले चलो सर पढ़ाने जाना था, चलो चलो जल्दी। बोले बासी रखा था, बासी खाते हैं और चटनी बना के तैयार होना, ये क्या चीज होती है। बोले देखते हैं, देखा तो उसमें डला होगा, बोले इसी को खाएंगे। बोला भाई ये तो जिंदगी में नहीं खा सकते, पता नहीं है कैसे खा सकते। हाँ बघेल, बघेल सरकार में है। हालांकि अच्छा होता है, वो ठंडा होता है, गर्मियों के टाइम में खाना चाहिए, ये भी मैं पढ़ा, उसको अच्छा जाना। लेकिन मैं बीमार हो गया, 3 दिन बीमार रहे, इंजेक्शन लगे थे भाई साहब मुझे, हकीकत कह रहा हूँ, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं की। वो चीज खतरनाक थी हमारे लिए। अब वो वैसे भी चावल होता है, ठंडा होता है, ऊपर से और गजब का। और लगभग जनवरी या फरवरी का ही टाइम था, ऐसे सवेरे सवेरे का, हो गया बीमार। तो ये चीज हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं की, वो स्वीकार ही नहीं की, ना तू नहीं पचा पाएगा। लेकिन यहाँ के लोग खा देते हैं और मस्त रहते हैं, समझ रहे हैं ना। कैसे, आपके पर्यावरण ने तय किया कि आप ये खा सकते हैं, और हमारी बॉडी हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढली थी, एकदम से यहाँ आई तो गड़बड़ हो गई। बात क्लियर है ना। तो जितनी भी आपकी संस्कृति, जितने भी आपके त्योहार, आपका खाना पीना रहना बोलना, जो कुछ भी है वह सब आपके पर्यावरण ने आपको दिया है। आप ये नहीं कह सकते हम कहीं और से लेके आए, ये डिपेंड ही करता है आपके पर्यावरण पर। क्लियर है ना।
गेहूं जब पक जाता है, चैत्र नवरात्रि आती है, मनाते हैं, होली मनाते हैं, बाल भूंजते हैं, बाल को रगड़कर उसका जो दाना निकलता है उसको खाते हैं, हमारे यहाँ अलग चलता है। अब आप कहो यहाँ पे भी हम लाएं बाल भूंजे, यहाँ बाल क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है, धान मिलती है, और धान का वो बनाते हैं श्रृंगार करके दरवाजों पे लटकाने वाला। अब हमारे यहाँ धान ही नहीं है तो हम किसका लपटाते, हम बाल को लटकाते हैं बना करके, जो गेहूं की बालियां होती है ना उनको। तो सबका अलग अलग हो गया ना। तो पर्यावरण में अगर हम देखेंगे तो पर्यावरण क्या है, हम जिस पर निर्भर है, ऐसे सोचो, हम जिस पर निर्भर है या हमारी दैनिक चर्या जिस पर निर्भर है, हमारे चारों ओर के घटक जो है वह सब हमारे पर्यावरण के ही तत्व हैं। ठीक है। अब हमें छोटे बच्चे को बताना है पर्यावरण क्या है, उसमें क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पर्यावरण जो है इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं सजीव घटक और एक होते हैं क्या, निर्जीव घटक। अगर हम सजीव घटक में देखते हैं तो सजीव घटक में क्या आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं आपके पेड़ पौधे और एक आ जाते हैं आपके जीव जंतु। देखो पेड़ पौधे आपके यहां जो होते हैं, जीव जंतु जो आपके यहां होते हैं, या आप छोड़ो छत्तीसगढ़ को छोड़ के चल दो, हम चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में, है ना। तो क्या वो पेड़ पौधे जो आपके यहां पर हैं, तो क्या वो रेगिस्तान में मिलेंगे? मत लिखो मैडम, मैं सब दूंगा, एक एक चीज मिलेगा, टेंशन मत, समझ लो, सुन लो, ठीक है ना। तो जो पेड़ पौधे आपके यहाँ वो हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे, जो रेगिस्तान में वो यहाँ नहीं मिलेंगे, जो आपको पहाड़ों पर मिलेंगे वो इधर नहीं मिलेंगे। हिमालय की जलवायु अलग है, वहां का पर्यावरण अलग है, तो वहां पे पेड़ पौधे अलग, वहां के जीव जंतु अलग होंगे। हिमालय के ठंडे एरिया के कुत्ते पकड़ के लाओ और यहाँ पाले, छत्तीसगढ़ में अच्छा कुत्ता है यार, ले चलते हैं बिलासपुर में पालेंगे, आप ले तो आए, लेकिन वह गर्मी में के कारण उसके बाल धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे। आप जाएंगे नैनीताल में, भालू जैसे कुत्ते लगते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, भयंकर बालों वाले झब्बा, पहले तो देख के डर ही गया कि बच्चा तो नहीं है कहीं भालू का बच्चा। धन्यवाद। ठीक है ना। अब भालू के बच्चे नहीं थे वो, कुत्ते के बच्चे। अब मैंने कहा इनको पकड़ के ले चलते हैं, तो हमारे जो प्रोफेसर साथ में थे बोले सर मर जाएंगे आगरा में, वहां भयंकर गर्मी पड़ती है, और जिस वक्त हम गए थे वहां कोट पहन के घूम रहे थे मई जून में, और वहां ले आते तो वास्तव में कुछ दिनों में ही मर जाता वो। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि वह उसको झेलने के लिए नहीं बना है, वह किसके लिए, ठंडी जलवायु के लिए है। बात समझ रहे हैं ना। तो और यहां पेड़ पौधे आप बात करेंगे कि अंगूर लगा लें, है ना, तो क्या अंगूर लगेंगे यहां पे, कैसे हो जाएंगे, अंगूर खट्टे हो जाएंगे। देख लेना अगर कुछ कम ज्यादा पड़े तो। या फिर आपने प्रयास किया होगा कि यहाँ पे सेब के पेड़ लगा लें या अन्य पेड़ लगाएं, मन करता है, लेकिन क्या वो संभव हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है। उसके लिए क्लाइमेट जो चाहिए वो कैसा चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए, है ना, और ठंडे क्लाइमेट में ही वो सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, यहाँ के क्लाइमेट में वो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ चलो आपने कहा नहीं सर हम उनको रख लेंगे, ठीक है, पाल लोगे, रख लोगे, बड़ा कर लोगे, लेकिन वो स्वाद नहीं पा पाओगे जो उसकी वास्तविक नेचुरल जो उसकी क्लाइमेट थी जो उसमें होता, वो यहां पर नहीं मिल पाएगा। बात सही है ना। तो प्रत्येक जगह के पेड़ पौधे जीव जंतु अलग होंगे। निर्जीव घटक में भी आपको सब अलग अलग दिखाई देंगे। अब निर्जीव घटक में क्या आएंगे, निर्जीव घटक में आपको क्या मिलेगा, ताप मिलेगा, वायु मिलेगी। अब कहेंगे ताप तो ताप होता है, वायु का कॉम्बिनेशन तो वही होगा जो हर जगह, नहीं,
वायु हम कह रहे हैं एयर है, सब कुछ वो ही है, लेकिन हो सकता है कहीं पर पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं कोई CO2 की मात्रा ज्यादा हो, कहीं कम हो। पहाड़ों में जाएंगे CO2 की मात्रा कम होगी, औद्योगिक क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां, समझ रहे ना। तो ये चीजें अलग अलग है, वायु है, ताप है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर मिट्टी आ जाती है कि मिट्टी कौन कौन सी होगी, कैसी होगी, कहीं लाल है, कहीं दोमट है, कहीं बली हुई है, कहीं काली है, रेतीली है, हर तरीका की है ना। लेटेराइट मिट्टी मिल जाती है आपको। तो ये निर्जीव तत्व में आएगा कि सजीव में आएगा? निर्जीव में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहां निर्जीव तत्व में क्या मिलेगा? ताप हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया और जल। भाई जल मिलेगा ना। जल आपको किस प्रकार का, कहीं खारा मिलता है, कहीं मीठा मिलता है, कहीं बहुत अच्छा है, कहीं पे जल में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। आगरा का पानी पियोगे, महीने भर पथरी के मरीज बन जाओगे, कसम से गारंटी दे रहा हूं। हर घर में आरओ लगा है, भयंकर कैल्शियम और नमक है, भयंकर। कभी गए हैं आगरा तो राजा मंडी के स्टेशन पे उतर के बस ऐसे पानी पी के देखना, मुंह में लगाना, अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, गारंटी है हमारी। वहां के नल में जो वहां बोर है, उसकी जो सप्लाई है बड़े खारे पानी की है। चामुंडा माता का मंदिर है, उसी के बगल में नल लगा हुआ है। और वो अगर आप पानी पी लिए, मुंह में तो जाएगा, लेकिन फिर गर्दन से यहाँ हलक से नीचे नहीं उतारोगे, वही भाग जाओगे, 20 रुपए की बाटल खरीद लोगे। और जो रेगुलर आगरा में कहीं पे भी रह लिया है, उसमें कैल्शियम की मात्रा भयंकर है, पथरी होना तय है, ठीक है ना। तो पथरी का आनंद लेना हो, चलो बाकी और चीजें भी हैं। जल के बाद फिर आता है एक और, आता है यहाँ क्या, जलवायु। तो जलवायु जान रहे हैं ना, हर जगह की जलवायु अलग होती है, और जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहां का बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सब क्लियर है ना। तो अब इसमें एक चीज और बताओ कि एक होती है जलवायु और एक होता है मौसम। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? आज ऐसे ही ऐसी बात करते हैं थोड़ा सा, फिर कल से हम लिखना शुरू कर दें, पता तो चल जाए कहां तक कहां से लेना है। मौसम बदलता है, जलवायु वैसे ही रहता है। ओके, पीछे लंबे समय तक मौसम रहता ही नहीं है। औसत बोलो, औसत। इधर ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे ने पूछा अगर क्लास में, मैम बताइए ना जलवायु क्या होती है, तो कहना जल और वायु को मिला दो बेटा, बन जाएगा जलवायु। ऐसा क्या? देखो, मौसम होता है क्षणिक, जैसे बताए ना, मौसम अभी ठंड लग रही है, अभी भयंकर धूप निकल है, गर्मी लगने लगी, हो सकता है कि अभी पानी बरसने लग जाए, हो जाता है ना। तो मौसम क्षणिक होता है, बदल जाता है पल भर में। इसीलिए तो गाना बना था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। याद है कि नहीं है? हाँ सुने हैं। तो मौसम बदल जाता है, लेकिन 30 से 40 वर्ष के मौसम के औसत को हम जलवायु कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ में लगभग 30-40 वर्ष से ऐसे ही चल रहा है। यही इसी प्रकार से आपकी ऋतु परिवर्तन होते हैं, इसी प्रकार का धीरे धीरे करके मौसम बदलता जाता है, नई ऋतु आती जाती, यही चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं, नहीं सर पिछली बार तो पूरी साल गर्मी थी, इस साल पूरे साल बारिश, ऐसा नहीं है। राइट, आप जाएंगे तो कहीं आपको मिलेगा, आप पढ़े होंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, ऐसे पढ़े ना। आप फिर पढ़े हैं ध्रुवीय जलवायु, ऐसे पढ़े ना, ठंडी जलवायु। तो ये क्या है कि जहां पे साल भर औसत रूप से ठंड पड़ती रहती है, उसे हम कहते हैं ठंडी जलवायु। विषुवत रेखा पे जाएंगे तो हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, भयंकर गर्मी। थोड़ी विषुवत रेखा से आप 25 डिग्री से ऊपर
साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ जाए तो मिलती है शीतोष्ण जलवायु। शीत भी है और उष्ण भी है, समझ गए ना। तो ये जलवायु भी बदलती रहे, जैसे जैसे आप अक्षांश बदलेंगे जलवायु बदल जाएगी, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर एक जैसी ही है जलवायु। एक जैसी मतलब जहां जैसी थी वैसी की वैसी है अभी लंबे समय से। लेकिन बहुत पुराने समय में जाते हैं, जब कार्बोनिफेरस युग के टाइम की बात करें, तो जब एक सबूत मिलते हैं कि जहां आज ध्रुव है वहां पहले भयंकर वन उगा करते थे। वो भी कौन से? गर्मी में जो विषुवत रेखा पे पाए जाते। बात समझ रहे हैं ना। तो ये समय समय की बात है कि कब कहां पे किस प्रकार की जलवायु बदलेगी, कैसा होगा। ये लंबा समय, लंबा प्रोसेस होता है, लाखों करोड़ों वर्षों की बात है। लेकिन जलवायु, अगर आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो जलवायु कैसी होती है? कांस्टेंट। अरे तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो इतनी ज्यादा भी नहीं, मुरारी बापू की कथा की तरह नहीं सुनना है, सक्रिय होके सुनना है, ठीक है ना। चल, यहां तक क्लियर है ना। अब हम बात करें कि अगर कहीं कोई जलवायु है, ठीक है ना, आपका पर्यावरण है, उसी पे डिपेंड है। तो अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो क्या होगी? पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं आपके पर्यावरण को प्रभावित करें? ऐसे सोचो। एक पूरी यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, कल से रिन्यू करेंगे। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? सबसे पहले आपके पर्यावरण को क्या प्रभावित कर रहा है? समाज। ओके, सब डीएड है। डीएड, बीएससी भी होगी बाद में। बीएससी किए नहीं किए? बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन प्लस डीएड मान के चले। ओके, तो दिमाग लगाओ ना यार। आपसे भी छोटे छोटे बच्चे जो 12th पास आउट डीएड किए और आए हैं, अच्छे हैं, काफी जानते हैं। आप लोग काहे नहीं बता रहे या शर्मा रहे हो? अच्छा, पहला दिन है, इसके बाद बताएंगे वो लोग हैं। ठीक है, तो आज हमारी सुन लो फिर, ठीक। तो पर्यावरण को प्रभावित करने में करने वाले कारक अगर देखते हैं, तो सबसे पहले आता है आपकी भौगोलिक स्थिति। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? आपका पर्यावरण कैसा होगा, ये कौन तय करेगा? आपकी भौगोलिक स्थिति। आप कहां हो पृथ्वी पर? विषुवत रेखा पे हो या फिर ध्रुवों पर हो कि बीच में हो, एक तय करेगा ना। तो भौगोलिक स्थिति क्या होती है? भौगोलिक स्थिति मतलब कि ये आपका एक ग्लोब है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी में आपने देखा कि अगर आपने कहा चलो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है, भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, तो क्या बताओगे? कैसे मैडम? भारत कहां स्थित है? चलो कोई बात नहीं, आप अपना घर बताते हो, एड्रेस बताते हो। अपना एड्रेस कैसे बताते हो? अरे पहले मोहल्ला बताते हो, फिर चौराहा बताते हो, फिर नगर बताते हो, ऐसे नहीं करते हो। ऐसे ही तो भारत को बताना है। इस पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर, ग्लोब पर आपको भारत का एड्रेस देना है, तो क्या कहेंगे कि भारत, अगर आप सीधे ऐसे कर देंगे कि इधर है तो नहीं मिलेगा, उधर है नहीं मिलेगा। अगर पूछा, दो लोग थे भैया राम, ले हाँ, बोले श्याम का घर
कहाँ है? याद आया? राम श्याम है दो, एक व्यक्ति है, पूछे भैया राम का घर कहाँ है? बोले श्याम के घर के सामने। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा श्याम का घर कहाँ है? बोले राम के घर के सामने। अब उसको दोनों का नहीं पता। बोले भैया नहीं पता, दोनों का घर कहाँ है? बोले आमने सामने। पहुंचोगे कभी? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो उसके लिए हमने एक यहां पे क्या किया, काल्पनिक रेखाएं बनाई। हमने पहले पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट दिया। एक उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना गया और एक दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना गया। अब भारत जो है वो कहां है? इतना तो क्लियर है ना, उत्तरी गोलार्ध। हाँ चलो, तो हमने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध तो यहां से लेके ये पूरा है। अब खोजते रहो, कैसे पता चलेगा? मतलब एक दो पीढ़ी तो गई घूमते घूमते। वास्को डी गामा को ले लो या अन्य को ले लो, बुढ़ापा आ ही गया था, तो इतने में नहीं खोज पाओगे। तो हमने कहा ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और डिवाइड करो। कैसे? हमने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। अब दो हो गए, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग। अब भी हमें इतना वाला भाग खोजना है। 1/4 तो खोजना ही पड़ेगा ना। जब 1/4 खोजोगे तब भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो फिर हमने कहा नहीं, इसमें काम नहीं बन रहा है, ऐसा करते हैं, कुछ और नया तरीका अपनाते हैं। तो हमने कहा कि भारत हमें दर्शाना है, तो हमने इसमें बनाई दो प्रकार की रेखाएं। एक सीधी ऐसे खींची है बहुत सारी, ये तो देखे होगे ग्लोब, ये वाली, इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। अब इन देशांतर की सहायता से ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, और ये की वाली रेखाएं हैं, ये बहुत सारी हैं, और ये कहां तक गई है? अपनी नॉर्थ पोल तक, ये साउथ पोल तक। क्लियर है ना? अब इनमें हमें बताना है, ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं ये सारी काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा ग्रिड पृथ्वी पर कहीं आपको नहीं मिलेगा कि आप जा रहे हैं और बोले अरे मकर रेखा आ गई, चलो फांद के चलते। ऐसा नहीं है। कर्क रेखा आ गई तो चलो इसको कूद लेते हैं, या कर्क रेखा में दरवाजा लगा, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? ये सारी की सारी क्या है? आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं। अब इन काल्पनिक रेखाओं की जरूरी क्यों पड़ी हमें? जरूरी क्या थी भाई? अभी नहीं गड़बड़ हो गया था, राम का घर श्याम के घर के सामने, श्याम का राम का सामने, दोनों का आमने सामने। इसीलिए तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं ना, क्या कि किसी स्थान की स्थिति और समय के निर्धारण हेतु क्या चाहिए हमें? अक्षांश और देशांतर रेखाएं चाहिए, नहीं चाहिए? ठीक है ना? तो यहां पे ये जो रेखाएं हैं वह हमारे स्थान और स्थिति। अब भारत बताना है, बात तो वहीं अटकी ना भारत पे। तो भारत को हमें बताना है, तो अब भारत के लिए ये यहां पे देखो, यहां भारत हमने कहा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में। अब यहां से एक जो लंबाई में ऐसे है ना, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लंबा है ना, लॉन्गिट्यूड, और ये लेटा हुआ है ना ऐसे ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। जो लेटा है वो, जो लंबा है, बस ये देशांतर और ये अक्षांश।
क्लियर, याद रहेगा ना। ए भगवान ने अलग से इसके लिए आदमी लगाना पड़ेगा, वहां से आवाज आने लगती है ना। फिर टाइम हो गया क्या? अभी तो टाइम है। यहां से बहुत सारी ये जो देशांतर है, इनके बीच में अब हमने कहा कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, ये दो क्लियर हो गए थे। अब यहां से कहा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये वाली इधर का ईस्ट था ना, तो यहां से एक यहां से ऐसे निकल रही है, मान लेते ये है, तो ये 68वीं रेखा, मतलब ये 0 है, 0 से इधर जाओगे तो 68 नंबर की रेखा है, और एक ईस्ट में तो ई लगा दिया, ठीक है ना जी। ये उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और ईस्ट लगा है तो मतलब क्या होगा, देशांतर, क्योंकि ईस्ट में देशांतर, और नॉर्थ और साउथ के रूप में क्या चलेगा, अक्षांश। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 7 मिनट ईस्ट से 97 या 98 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट के बीच। अब क्लियर हो गया कि एक 68 है और एक इधर की कौन सी है, 98 है। समझ गए ना, दो देशांतर क्लियर हो गया ना। अब अगर हम मान लें इसको यहां से लेके एक ए है और एक ए है, तो भी हम उत्तरी गोलार्ध में अगर इसको खोजने का प्रयास करें, तो अब यहां से और यहां के बीच में, इसके ऊपर यहां से यहां तक खोजना पड़ेगा। तो फिर हमने एक और सहायता ली, किसकी, अक्षांश की। अक्षांश की सहायता ली तो मैंने कहा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये 0 है ना, इससे ऊपर जाओगे 8 डिग्री से और इस 37 डिग्री के बीच में, 8 डिग्री 4 मिनट है हालांकि, और इस 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ के मध्य में। अब देखो इसके और इसके, इसके और इसके, अब भारत यहां फिक्स हो गया कि नहीं, क्लियर है ना। अब भारत की भौगोलिक स्थिति आप बताओ, विषुवत रेखा के पास में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां किस प्रकार की जलवायु होगी, ये हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने आप ही आपका पर्यावरण तय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। हाँ, अब यहां पे पहुंचते हैं हम, ये बात कर रहे थे ना कि यहां पे है, तो अब यहां पे भी भारत से लेके उठा के आ गए हम, कहा, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में आए तो भारत में भी तो विविधता है, उसमें भी भौगोलिक स्थिति, भारत में आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है वह भी देखना है हमें। तो ये पता चला कि ये कर्क रेखा के पास में लगा हुआ है ना, कर्क रेखा से नीचे लटका हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी भाग में भारत के, तो यहां पर गर्मी ज्यादा होना चाहिए, ठंडी भी ज्यादा होना चाहिए, और ठंडी तो होने नहीं चाहिए क्योंकि विषुवत रेखा के भी करीब है। बात समझ रहे ना, ना तो, लेकिन उसके अलावा यहां पर्वत श्रेणियां हैं जो छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से ऐसे कटोरे जैसे आकार में घेरे हैं, है ना। इसलिए यहां ना तो ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अब पढ़ने लगी है। लेकिन इसकी अपेक्षा अदर जगह जाओगे तो समझ में आएगा कि मेरा गम कितना कम है भाई। हाँ, अभी आप बस्तर में जाएंगे, वो छोड़ दो, आप यहां जाओ अंबिकापुर, तो वहां तो आपका क्या कहलाता है, शायद शिमला कहलाता है, ऐसे ही कुछ कहते हैं, ठंडा है। आप यूपी में जाओगे, इस वक्त में सूरज देखने को नहीं मिल रहा है कई कई दिन तक, और यहाँ पे आजकल कंबल का यूज कम कर दिए, रात में तो फेंक ही देते हैं, गर्मी लग रही है, ऐसा हो गया ना। तो वहां पे अभी भी कंबल से आदमी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो बात यहाँ पे फिर आ गई उसी की कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसलिए ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड होती है। क्लियर है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहां पर पानी जैसे बरसता है, पानी की उपलब्धता जैसे है, मिट्टी की उपलब्धता, जो आपके चारों तरफ पर्वत हैं उसके जैसे पर्वत हैं वैसे यहां पे मिट्टी है भाई, जैसा पर्वत पठार होगा वैसे ही ना मिट्टी होगी। कहीं पर अगर ज्वालामुखी पर्वत था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वहां पे काली मिट्टी मिलेगी आपको,
क्योंकि वह ज्वालामुखी जो होते हैं वो आग्नेय चट्टान होते हैं। आग्नेय चट्टानों में क्या होता है? आयरन की अधिकता होती है, लोहा ज्यादा होता है, और उसके घिसाव से बनी हुई मिट्टी जितनी होती है वो पूरी की पूरी काली मिट्टी होती है। उसमें गन्ना खूब होता है। पानी बहुत पीती है, पानी पीने के बाद बहुत गीली हो जाती है और सूखने के बाद बहुत ज्यादा दरारें फट जाती है। समझे ना? तो अलग किस्म की मिट्टी मिलेगी आपके यहां, अलग किस्म की मिट्टी है जिसमें कि मस्त क्या हो जाता है आपके यहां, चावल हो जाता है, कहीं कहीं गेहूं बोते हो कि नहीं बोते हो? किसी किसी क्षेत्र में ना, कि पूरे में कहीं पे भी गेहूं हो जाता है कम मात्रा में, लेकिन जब आवश्यकता ही नहीं, हमें खाना ही नहीं है तो बोएंगे क्यों? मात्र बात ये है ना? हाँ, लेकिन चना भी लोग बेचते हैं तो वो यहीं के हैं कि बाहर से आयात करते हैं? यही, अच्छा, कवर्धा से बो के लाते हैं। ओके, मतलब वहां का अलग वो कहलाया रेंज। हाँ, तब अच्छा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब आप समझ गए ना कि जैसे मिट्टी होगी वैसे यहाँ पे देखो खनिज भी वैसे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, और वैसे ही वनस्पति होगी, जैसी वनस्पति होगी वैसे आपकी फसलें, फसलें जैसी होंगी वैसा आपका खाना पीना, जैसा खाना पीना होगा वैसा आपका रहना, रहन सहन, रीति रिवाज बनेंगे ना। तो आपके पूरे जीवन को, आपके व्यवसाय को, आपकी बुद्धि को, आपके कर्म को पूरा का पूरा कौन डाइवर्ट कर रहा है? आपका पर्यावरण कर। बात सही है कि नहीं? जहां गन्ना होते ही नहीं वहां गन्ने की मिल लगा के करोगे क्या? आपके यहां धान होती है तो धान की वो मिलती है, यहां पे क्या बोलते हैं, चावल बनाने वाली मशीनें, उसकी फैक्ट्री मिलती है, मिल मिलती है, चावल मिल मिलेगा। लेकिन हम ऐसे जगह कहें कि जहां पानी ही नहीं बरसता वहां चावल की मिल लगा ले, पागल ही होगा कोई जो वहां वो व्यवसाय करे। यहां पे आके हम बहुत बड़ी, हमारे यहाँ गेहूं होता है, गेहूं बेचेंगे, भाई कोई खरीदेगा तब ना। भाई सबको तो चावल चाहिए, और सरकार चावल वैसे ही फ्री में बांट रही है। और जिसको चाहिए होता है वो चावल के बदले वहां से गेहूं ले लेता है, राशन वाले से। तो वो क्यों आएगा हमारे पास? बात समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल हर जगह जहां आप जाएंगे वहां का रीति रिवाज, संस्कृति, खाना पीना और पहनना, इस सारा का सारा आप कहें कि नहीं हम तो अलग है ना, आप पर्यावरण से अलग नहीं हो सकते। वस्त्र में रहने वाला व्यक्ति वस्त्र की चीजों को जानेगा, पहचानेगा, और यहां रहने वाली चीजों को वो जानेगा, यहां के अकॉर्डिंग वो ढलेगा, वहां के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति ढलेगा। समझ गए ना? यहाँ के लोग बहुत सारा मशरूम बेचने आते हैं, पुटू नाम से भी जानते हैं, वो जंगल में से उसको उखाड़ लाते हैं, लेकिन हमें भेज दो, हम उखाड़ के जो लाएंगे उससे आदमी मरेगा, जिंदा तो बचे तो बहुत कम। क्योंकि दो प्रकार का होता है ना, एक जहरीला भी होता है, वो भी सेम होता है उसी की तरीका से। अब उनको परख है, बच्चा बच्चा जानता है ये वाला सही है, ये वाला नहीं है, लेकिन मैंने तो केवल ऊपर उसका फूल और आकृति ही देखी। जो जिया है, देख रहा है कौन सी जगह पे कौन सा है, कौन सा खाने योग्य कौन सा नहीं, वही खिलाएगा ना। बात क्लियर है ना? तो इसमें आपका खाना पीना, रहना पीना, साउथ में जाओ आपके पहनावा, लुंगी पहनते हैं। अब वो कहो नहीं यार कोई पहना गया होगा लुंगी, उनको पहना नहीं गया, पर्यावरण ने पहनाया है उनको। समझ गए ना? क्यों? ह्यूमिडिटी भयंकर है। मैं रहा था 15 दिन, दिन में जब चलते थे ना वहां चश्मा लगाना अनिवार्य हो जाता था। क्यों? साउ वहां पे जो समुद्र है, दिन में और रात में, अभी आगे इसी में पढ़ेंगे हम, एक समुद्री समीर चलती है, एक स्थलीय समीर चलती है, ठीक है ना? क्यों चलती है उसका बात करेंगे। तो दिन और रात दोनों में हवाएं चलती हैं मस्त, तो उस हवा के साथ वो बारीक धूल के कण भी आते हैं, वो आपकी आंखों में टकराएंगे पूरे दिन।
और शाम के वक्त जलन होना शुरू हो जाती है, तो दूसरे दिन अपने आप ही चश्मा खरीद लिया कि लगा लो, ये जरूरी है। अब लुंगी पहनना मजबूरी क्यों है, ये पता चला 2 दिन चलने के बाद। दोनों तरफ से पैर कट जाते थे, ये चलने लायक नहीं बचता था, क्योंकि ये जीन्स होते हैं और हम लोग जीन्स पहनते हैं, फिर उसमें पसीना आता है मॉइस्चर से। अब मॉइस्चर में चल दो आप, कट जाते हैं, पैर कटते हैं। अब पैर कटते और फिर चलना पड़ता था अलग स्टाइल में, समझ सकते हो। ये लगता था हो क्या गया, फिर समझ में आया कि ये लुंगी सही पहनते हैं। समझ गए ना। अरे मैडम, आप बंद करके जाना फिर अब हैं। तो दूसरी चीज, पहला क्या हो गया अपना भौगोलिक स्थिति। अब बात करते हैं दूसरी चीज आती है कि समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, अब समुद्र से दूरी यहां पे देखो, ये भारत है ना, यहां की जैसे जैसे यहां की दूरी बढ़ती जाएगी इधर से, ये तो आपका अरब सागर है इधर, ये क्या है अपना हिंद महासागर, ये क्या है बंगाल की खाड़ी। तो तीनों तरफ क्या है, महासागर ही तो है, सागर ही सागर, पानी ही पानी। अब यहां देखो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पूरा पठार है, पेनिसुलर एरिया नहीं होता है, प्रायद्वीपीय पठार, ये तो पढ़े होंगे हम लोग। तो यहां पे पूरा ये वाला पार्ट ले लेते हैं दिन, डे है। अब दिन में सूर्य निकला तो यहां पे सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये जल्दी गर्म होगा कि पानी जल्दी गर्म होगा। अरे एक पत्थर रख दो, एक बाल्टी में पानी भर के रख दो धूप में, जल्दी कौन गर्म होगा, पत्थर ना। इतनी सी बात को सोच रहे हो, बताओ, ये तो बच्चा बता देते हैं। गर्मियों में चल के देखना कभी रोड पे, टाइल्स पे, पता चल जाएगा। मिट्टी पे चलना तो पता चल जाएगा, जहां पानी हो वहां पर चलना। ताजमहल देखे हो, कभी गए हो, नहीं, तो यहाँ पे भी तो बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ संगमरमर लगा होगा, बहुत सारे मंदिर भी होंगे, है ना। तो गर्मियों में कभी दर्शन करने जाओ नंगे पैर, भक्ति भावना के साथ, मजा आए। वो इतना गर्म हो जाते हैं जैसे किसी ने गर्म कर दिए हो अलग से, राइट ना। तो यहां पे ये जल्दी गर्म हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाएगा। पानी जैसे धीरे धीरे करके गर्म होता है तो धीरे धीरे होके ठंडा भी होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है। यहां पे हमने देखा है टेम्परेचर इसका हो गया हाई, जब यहां पे आग जलाओगे तो यहां की वायु गर्म होके ऊपर उठ जाएगी ना, उठेगी। तो जब वायु गर्म होके ऊपर उठ गई, मतलब यहां वायु दाब क्या हो गया, ज्यादा कि कम, कम हो गया ना, वायु भाग गई यहां से, सभी क्लास बड़ी थी, बहुत सारे बच्चे भाग गए, तो दबाव कम होगा कि ज्यादा, कम। तो यहां वायु दाब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जबकि यहां टेम्परेचर लो है, यहां टेम्परेचर लो है, यहां टेम्परेचर लो है, इसकी अपेक्षा है कि नहीं है, पानी है ना चारों ओर। तो यहां पे जब टेम्परेचर कम है तो यहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, वायुदाब ज्यादा होगा, ठंडी हवाएं घनी होंगी, भारी होंगी, यहां पे भी प्रेशर क्या होगा, हाई, यहां पे भी प्रेशर क्या होगा, हाई। अब वायु हर जगह है, जहां पे ढलान होगी वहां को भाग जाएगा। अब यहां पे वायु दाब कम होगा, यहां की वायु ठंडी होकर ऊपर भाग गई, तो ठंडी वायु थी, बोले चलो इधर है, भाई वहां घना तो ज्यादा था ना, तो वहां से भाग के यहां आएगा कि नहीं आएगा। तो वायु कैसे चलती है, अधिक वायु दाब से
कम वायु दाब की हो। क्लियर है ना? पवन चलने लगी, हवा चलने लगी। हेलो, हाँ बोलते जाओ। भूख लगाई क्या? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत गड़बड़ हो तो बता देना, वो बात अलग है। अदरवाइज देखो, हमारी कहानी जब तक चलती है जब तक सामने वाला कहता रहे हूं। बचपन में मम्मी पापा कहानी सुनाते थे, दादी तो वो कब तक सुनाती थी? जब तक बच्चा हूं बोलता रहता था। बोले हूं नहीं बोला मतलब सो गया, सो जाओ, कहानी वहीं खत्म हो जाती है, समझ गए? तो हूं अगर नहीं मिला तो खेल खत्म, मतलब कहानी हो गई फिर वो। चलो, तो यहां पे अधिक वायु दाब, यहां कम, तो हवाएं कैसे जाएंगी? ऐसे चलेंगी ना, ऐसे भागेंगी, यहां से इधर भागेंगी, क्योंकि यहां पे वायु दाब कम हो गया, यहां ज्यादा है। यही कारण है कि ये वाला कहां से चल रहा है? समुद्र से कहां चल रहा है? स्थल की ओर ना। तो इसको क्या नाम देंगे? समुद्री समीर। समीर मतलब वही पवन। ये क्या हो गई? समुद्री समीर। दिन का समय, तो दिन में कहा समुद्र से कहां आएगी? स्थल की ओर आएगी। और कहां से चल रही? समुद्र से, तो क्या नाम हो गया इसका? समुद्री समीर। तो दिमाग में रखना है क्या कि समुद्री समीर, तो समुद्र से स्थल की ओर आ रही, मतलब दिन में ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। भली ऊपर से गर्मी पड़ रही है लेकिन यहां पर ठंडी ठंडी हवा आपको मिलती रहेगी पूरे दिन। ठीक है, तो फिर आपको एसी लगाने की यहां जरूरी नहीं है। आप जितने भी आपके क्या बोलते हैं तटवर्ती एरिया है, ठीक है ना, वो सारे के सारे, बॉम्बे ले लो, गोवा ले लो, यहां पे अपना रुतबा बढ़ाने के लिए जबरदस्ती लगा लो, बात अलग है। लेकिन नॉर्मली वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ने वाली ना ज्यादा ठंड, क्योंकि ठंडी हवाएं इधर से आ रही हैं। अब बात आ गई रात की। चलो रात में, ठीक है, अब रात में आप देखिएगा, रात में ये जितने जल्दी गर्म हुआ था टेम्परेचर उतने जल्दी डाउन होगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ, अब रात का गेम है। अगर यहां पे तापमान एकदम से गिर गया तो वायुदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। दिन भर यहां पे धीरे 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 करके ये पानी क्या होता रहा? गर्म होता रहा। ठीक है, जब गर्म होता रहा तो रात में टेम्परेचर इसका हाई हो गया कि नहीं हो गया? यहां टेम्परेचर हाई हो गया इसकी अपेक्षा। वैसा खोलने वाला मत समझिएगा, लेकिन गर्म तो हो गया ना इसकी अपेक्षा। ठीक है, अब यहां देखो, अगर यहां टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर उल्टा हो गया, लो हो गया। तो हवाएं रात के समय यहां से कैसे चलेंगी? समुद्र की ओर ना। और कहां से चल रही है? स्थल से। तो इनको क्या नाम देंगे? स्थलीय समीर। स्थलीय समीर कहेंगे। तो अब देखो, रात में ना तो आपको ज्यादा ठंडी पड़ने वाली है और ना दिन में ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली। तो समुद्र तल से, लेकिन समुद्र के सॉरी समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी किसी भी ए बी सी डी स्थान की, वैसे वैसे इन हवाओं का प्रभाव भी कम होगा ना। कफ नहीं जा रहा है मेरा। अरे प्रगति जी, इंग्लिश मीडियम वालों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रहा है। हाँ, हो रही होती है समस्या, वैसे स्त्रीलिंग है। पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। कल से आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी दे दी जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। यहाँ और भी लोग हैं इंग्लिश मीडियम।
है कोई? बता दिया करें, हम तो सब। अब बस छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, इंग्लिश तो बन जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, अब यहां पर अब इंग्लिश मीडियम में जो अभी हमने पढ़ा था, आपकी एक सी विंड्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? एक सी मतलब समुद्र हो गया, और एक स्थलीय मतलब क्या हो जाएगा? लैंड ब्रिज। ब्रिज नहीं, ब्रिज हवाएं, ठंडी हवाएं, ब्रिज के नाम से जानते हैं। ब्रिज साबुन आती थी ना, हाँ, उसी की है, हाँ, ठीक है ना। तो इस नाम से जानते हैं। तो एक स्थलीय समीर होगी और एक, तो ये भी आपके पर्यावरण को प्रभावित करेगी कि नहीं? तो यहां की जलवायु अलग हो जाएगी, यहां की जितना भी आपका रहने का या व्यवसाय का जो भी कंडीशन होगी यहाँ की अलग होंगी, लेकिन ऊपर जाओगे तो वो अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं आपके एनवायरनमेंट पे, तो उसके बारे में बृहद चर्चा कल की जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? इधर किसी को जबरदस्ती वाला सही है? हाँ, नहीं आए फिर कल तो फिर से इसको, एक तो ओरल हो गया, कल इसको रिटर्न में भी कर लेंगे, लेकिन वाइट में। तो और बाकी इंग्लिश मीडियम वालों की जो समस्या है भाई कल सॉर्ट आउट कर दी जाएगी, ठीक है। अब तो समापन हो ही गया कथा का, बाद में कह रहे हो पंडित जी संस्कृत नहीं पता थी, चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, ठीक है। राधे राधे।